हाँ, राइट अगेंस्ट, हाँ हाँ, ये कब से है? हाँ, फ्रीडम 25 से, वेरी गुड। कल्चरल एंड, ये है 29 से, राइट टू 32। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्वेश्चन सही है। फर्स्ट है, which one of the following article of the constitution deals with the fundamental rights related to exploitation of children? आर्टिकल 24। और एक एक करके बताइए, 17 क्या है, 19 क्या है? सेवनटीन हो गया क्या? एवोल्यूशन, ठीक है। 19, ठीक है। 25, फ्रीडम ऑफ, ठीक है। ये काफी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है, लेकिन नॉर्मली ये जो आर्टिकल्स होते हैं, जो 24 हो गया या फिर 23 हो गया, 27 हो गया, इसमें क्या होता है कि ध्यान नहीं जाता है। इसलिए इन आर्टिकल्स को बहुत ध्यान से आप लोग को ये पढ़ना है। जैसे 14 इतनी बार आप पढ़े होंगे कि आपको याद नहीं है। 15 क्या है? हाँ हाँ, वेरी गुड। और इसके अलावा आपका ये बताइए, सब क्लोज नहीं, 16, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। अब इसमें ये हमको बताइए कि जो सिटीजन्स को दिए गए हैं, वो कौन कौन से अधिकार इसमें दिए गए हैं? ये बहुत ध्यान से, ये बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग को एग्जाम में ये पूछा भी जाएगा। जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये जो आर्टिकल्स हैं, सिटीजन्स ओनली, है ना, केवल नागरिकों को ये दिए जाते हैं। है मैं समझ में? अब अनुच्छेद 15 क्या है? तो आपका डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। और जो 16 है, इसमें क्या है? रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेसिडेंस, ठीक है। ये जो दो चीजें हैं इसमें ऐड हो जा रही है, मतलब कि इसमें ये 7 है और इसमें क्या है ग्राउंड, ये 5 है। ये अक्सर क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें मिक्स कर देगा इसको ये आसानी से।
और क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाइज भी रहा, तो एक एक को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है। ये बहुत ध्यान से ये देखने की जरूरत है। और ये जो आर्टिकल्स है केवल और केवल नागरिकों को ये दिए जाते हैं। तो ये जैसे हो गया आपका प्रीलिम के लेवल पे। जब आप मेन एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज क्लासिफाइड फंडामेंटल राइट्स इनटू 6 हेड्स। ये संविधान ने क्या किया है, ये वर्गीकरण किया है। लेकिन इसके साथ एक और वर्गीकरण हो सकता है कि कुछ ऐसे जो है आपके राइट्स हैं जो नागरिकों को केवल दिए गए हैं और कुछ ऐसे जो सबको दिए गए। ठीक है। तीसरा जो एक और ग्राउंड हो सकता है कि कुछ एग्जीक्यूटरी हैं, सेल्फ एग्जीक्यूटरी, और कुछ नॉन एग्जीक्यूटरी हैं जिनको एग्जीक्यूट करने के लिए कानून बनाने की जरूरत है। जैसे उसमें क्या हो जाएगा आपका आर्टिकल 17 जैसे था। अब केवल आप ये कह दीजिए कि अनटचेबिलिटी को हटा दिया जाए, इतना कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से अनटचेबिलिटी नहीं हटती है। उसके लिए क्या करना होगा आपको, आपको एक जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स या प्रोटेक्शन ऑफ जैसे SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जो है वो बनाया गया, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक सेपरेट स्टैट्यूट या फिर लॉ जो है वो लेजिस्लेट करना पड़ा। तो दैट इज द रीजन व्हाई देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स व्हिच कम अंडर द हेड ऑफ एग्जीक्यूटरी, सेल्फ एग्जीक्यूटरी एंड नॉन एग्जीक्यूटरी। ठीक है, आइए क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब ये अगला क्वेश्चन देखिए। Which of the following statement is correct with respect to right against exploitation? बताइए। इधर देख लीजिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहले ये देखिए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, करों के भुगतान और किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने की स्वतंत्रता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और क्या होगा, मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ये क्या है, ये आंसर आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से किन बातों की परिकल्पना की गई? ये क्वेश्चन समझिए क्या है कि इसमें कौन सा ये जो है परिकल्पना की गई है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें क्या क्या आएंगे, ये जो है आपका, हाँ, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, क्या खिड़की खोल दीजिए सर, हाँ? इसमें क्या है, ऑल इज वेल और ऑल आर वेल दोनों में क्या डिफरेंस है, या सेम सेंटेंस है? हम्म, बताइए। ऑल इज वेल, ऑल आर वेल, ऑल इज वेल मतलब सब कुछ अच्छा है, ऑल आर वेल मतलब सब लोग अच्छे हैं, है बस समझिए। हाँ, सबके लिए, दोनों सबके लिए, एक ऑब्जेक्ट के बाद ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है, मेरा नहीं, मेरा के लिए आई मी माई ये है ही नहीं, ऑल इज वेल मतलब कि सब कुछ अच्छा है, ऑल आर वेल सब लोग अच्छे। हाँ आइए आइए, ठीक है। तो अब ये देखिए, एक्सप्लॉइटेशन क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स आर फोर्स्ड लेबर। ठीक है। दूसरा क्या, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये इसके अंतर्गत आता है। क्या बात है, अभी लिखे हैं, कह रहे थे कि हम बना देंगे सब,
कहाँ पर सुनाई दिखाई न देना है, सुनाई कहाँ से दे। राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 है, इसके अंतर्गत क्या आएगा, ये किस में आएगा, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये कौन सा राइट है, ये राइट कौन सा है, समानता का अधिकार के अंदर आएगा, इक्वलिटी बिफोर इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत 14 से 18 आता है, तो दो तो होगा नहीं, तो दो को यहीं पे एप्लीकेट कर दीजिए। अब एक और चार देखिए, एक क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इन फोर्स्ड लेबर, ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज तो वो है ही नहीं, तो एक हो गया, और चार क्या हो गया, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, सो 1 and 4 आंसर, ठीक है। चलिए चौथा देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टेटिंग द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बेगारी इन आर्टिकल 23, बताइए। हम्म हम्म क्या क्या है इसमें देखिए, जबरन श्रम, और डी क्या है, ऑल ऑफ दिस, फोर्स लेबर ये आएगा, टू मेक कंपल्सन टू वर्क बियॉन्ड फिजिकल कैपेसिटी, जबरदस्ती क्या कर रहे हैं आप, शारीरिक क्षमता से अधिक आप जो है, और इनवॉलंटरली सर्विट्यूड, अनैच्छिक दासता, ये सबको नोट कर लीजिए आप, लगेगा ये जो 4 पॉइंट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसको बल्कि लगे आप नोट ही कर लीजिए आप। जब भी ऑल ऑफ दीज टाइप क्वेश्चंस आए ना, उसको आप कोशिश कीजिए उन सब पॉइंट्स को लिख लीजिए, लगेगा, तो एक आपका एक जो है, एक हमेशा पॉइंट से याद रहेगा, तो एक रेडीमेड आंसर जिसको कहते हैं या शॉर्ट नोट्स टाइप वो भी बन जाए। जैसे ये टर्म जो है काफी इंपॉर्टेंट हो गया, अनैच्छिक दासता, इनवॉल्यूंटरी सर्विट्यूड, ये टर्म जो है अक्सर दिमाग में नहीं आता है, यही देख लीजिए, टू मेक कंपल्शन टू वर्क बियॉन्ड फिजिकल कैपेसिटी, ये भी दिमाग में जल्दी नहीं आता है, हमेशा क्या आएगा, फोर्स लेबर, और ये देखिए, टू वर्क फॉर ए पर्टिकुलर मास्टर एंड नॉट टू सीक एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर विदाउट हिज परमिशन, किसी खास मालिक के लिए काम करना और उसकी अनुमति के बिना कहीं और नौकरी नहीं करना, ये क्या है, हाँ, तो ये बेगारी में आएगा क्या, हाँ, तो फोर्सफुल लेबर आपको नहीं बनना, मतलब किसी भी तरह के दबाव में ये नहीं जाना। 5 देखिए, 15 ईयर्स, आराम से घबराना नहीं है, ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया है, ये वाला में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, उसी को पढ़िए आप। आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी फैक्ट्री बिलो द एज ऑफ, क्या होगा, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, कंफर्म 14 ईयर, ये तो बताया नहीं है कि फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह। चलिए 6 नंबर यहाँ देखते हैं, आर्टिकल 24 of the Constitution of India prohibits the employment of child in factories related to hazardous work. Such prohibition is, क्या है ये,
पूर्ण निषेध। और रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहाँ लगता था? जो रिजनेबल प्रोहिबिशन है या रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इन चारों का अंतर समझिए पहले। एक पूर्ण निषेध है, मतलब कि जैसे आप लोग ये सुने हो, ये आर्टिकल 817 का क्या लैंग्वेज है कि अनटचेबिलिटी एंड प्रैक्टिसेस इज फॉरबिडन इन एनी फॉर्म। किसी भी रूप में उसका प्रैक्टिस जो है वो क्या है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये फॉरबिडन है, मतलब पूर्ण रूप से उसको क्या है कि वो निषेध किया जाए। ठीक है। एक है क्या, पार्शियल, मतलब आंशिक तौर पे। ठीक है, जैसे कि एक पार्ट अगर मान लीजिए कि उसमें अगर आपका जो क्या है, कहीं ऐसा है कि वहां रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, तो रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहाँ आई थी बात? आर्टिकल 19 में, कि आपको कि किस चीज की, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन किस स्तर तक कि अगर वो लोक व्यवस्था अगर उससे क्या हो रहा है, बाधित हो रहा है, अगर आप अखंडता के विरुद्ध बोल रहे हैं, संप्रभुता के विरुद्ध बोल रहे हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आप अनादर का भाव रख रहे हैं, आपकी किसी भी वक्तव्य विचार से ऐसा जो है प्रतीत हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ये अधिकार है वो क्या लिया जाएगा, डिप्राइव कर लिया जाएगा, मतलब छीन लिया जाएगा, है ना। तो ये क्या है, एक रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन। इवन फंडामेंटल राइट, दिस राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स, ये राइट्स क्या हो गए आपके, रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है, या उसमें सब्जेक्ट टू क्या, सर्टेन कंपल्शन। अच्छा, मोरल प्रोहिबिशन क्या है कि भाई आपकी एक नैतिक क्या है, एक नैतिक रूप से, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, तो एक आपकी एक मोरल ड्यूटी होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में आप नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक नागरिक होने के नाते आपका एक मोरल नैतिक कर्तव्य क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन में अगर जा रहे हैं तो टिकट जो आप लेके जा रहे हैं, बिना टिकट अगर जा रहे हैं तो वो क्या, आप कानूनी रूप से भी गलत है और नैतिक तौर पे भी आप गलत है, मोरल तौर पे भी। ठीक है। ये देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल पर्सन इन ऑल एस्पेक्ट्स, कौन सा है ये, आर्टिकल्स 25 टू 28। और ये क्या सिटीजन्स को है, ओनली सिटीजन्स को, क्या आउटसाइडर्स को भी है? The word Hindu in Article 25 of the Constitution of India does not include, क्या नहीं इंक्लूड करता है बताइए? हाँ सही बोले, पारसी नहीं, जैन बुद्धिस्ट और सिक्स उसी में आते हैं, इसीलिए जो सिक्स के बारे में बताए भी थे कि जो जैसे कि वो कृपाण रखते हैं, वो क्या है, उनका एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये लिखवाए हुए हैं आप लोगों नोट में। हाँ, ये बनाइए 3 नंबर, तो समझ जाए कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर है। बताइए, पब्लिक ऑर्डर है कि नहीं, मोरालिटी है कि नहीं, हेल्थ है कि नहीं? संथारा का एग्जाम्पल दिए थे कि बहुत सारे ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जिसमें आप, हम मान लीजिए कि आप जो है अन्न का त्याग कर दिए, इसमें जल का त्याग कर दिए, लेकिन आप उसमें आपका हेल्थ ऐसा नहीं हो कि आप अपना प्राण ले सके, तो किसका ये वॉयलेशन जाएगा, आर्टिकल 21 का। 21 क्या है कि राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, तो अब उसमें है कि आप, जीवन आपका है, लेकिन जीवन ऐसा नहीं है कि राइट टू लाइफ डजंट कोनोट राइट टू डाई, ऐसा नहीं है कि आप मृत्यु जो है वो आप जो है ये, तो इसमें यही है, क्या हो जाएगा 1, 4 एंड 5, तो पब्लिक ऑर्डर नहीं डिस्टर्ब हो, मोरालिटी और, चलिए इसको बनाइए।
ओनली बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। गलत है कि सही है ये वाला? एक आपका क्या हो जाएगा? गलत हो गया। अब तो आंसर निकल गया। दूसरा क्या है? हम्म, और अभी चौथा भी हमने तुरंत बताया आपको। ठीक, क्या है इसका आंसर बताओ तो? हाँ, 1 2 3। इसका कौन सा आंसर है? ए। ये 1 2 3 बता रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि गलत है? हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का आनंद केवल भारत के नागरिक उठा सकते हैं। ये केवल भारत के नागरिकों के लिए है। हैं? तो नो सर, तो ये सही होगा कि गलत होगा? तो अगर एक गलत है तो इसमें से कौन आंसर होगा? हैं? हाँ, ये बताइए 25। सी। और रेस्ट बताइए क्या है? राइट टू इक्वलिटी 14 है। और ये राइट टू प्रॉपर्टी? हाँ, किस किस अमेंडमेंट पे आता? हाँ, 1970। हाँ, तो 76 क्यों बोले? 76 में कौन सा था? और ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो 20। और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज? ये बताइए। ये बनाइए। हम्म, कौन सा? किस अमेंडमेंट में ये आया? हाँ, कौन सा आर्टिकल इंसर्ट किया गया? 21 कैपिटल लेयर्स मतलब, ठीक है। और इसलिए भी डाला गया कि 21 क्या है? राइट टू लाइफ है। और लाइफ जो है बिना शिक्षा के अधूरा है, एक तरह से समझिए कि जीवन आपका जो है। और केवल कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका वेजिटेटिव और एनिमल लाइफ के बारे में नहीं बात करता है। ये किसके बारे में? एक गरिमापूर्ण जीवन, डिग्निफाइड लाइफ के विषय में ये बात करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट उसमें देखिए। और राइट टू वर्क किसमें है? 16। हाँ वही तो, किसमें? आर्टिकल 41 है। हाँ, ये क्या है? ये डायरेक्टिव्स है। अब राइट टू वर्क अगर फंडामेंटल राइट होता तो इसका वायलेशन होगा तो आप क्या कर सकते थे? क्योंकि फंडामेंटल राइट को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। तो आर्टिकल 32 के तहत आप क्या कीजिएगा? सुप्रीम कोर्ट जाते कि भाई हमको नौकरी नहीं मिला। और इसमें राइट टू वर्क डीपीएसपी में है, तो डीपीएसपी क्या होता है? नॉन जस्टिसेबल। नॉन जस्टिसेबल मतलब? हाँ, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। नॉन जस्टिस। ये क्वेश्चन बनाना आता है आप लोग को, एजर्सन रीजनिंग। पहले फैक्चुअली दोनों को सेपरेट देखना होता है, फिर ये देखना होता है क्या ये इसको सही से क्या कर रहा है। हाँ, तो क्या है? द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। सही स्टेटमेंट है। दूसरा है
एक लोकतांत्रिक समाज में मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या में शिक्षा का अधिकार अपरिहार्य है। In a democratic society, right to education is indispensable in the interpretation the right to development as a human right. A and R are दोनों जो है ये क्या है, सत्य है, और R is the correct explanation of A. इसको नोट कीजिए आप लोग, ये जो एजर्शन और रीजनिंग जो स्टेटमेंट है, स्पेशली जो रीजनिंग वाला स्टेटमेंट है, ये बहुत बढ़िया फैक्ट्स और आप लोग को एक तथ्य पे मिल जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। ये आपको आंसर में भी अगर कहीं लिखना हो शिक्षा के संबंध में अगर, तो देखिए ये कितनी अच्छी पंक्ति है कि एक लोकतांत्रिक समाज में मानव अधिकार के रूप में, ध्यान दीजिए, मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या में शिक्षा का अधिकार अपरिहार्य है। ठीक है। In a democratic society, right to education is indispensable in the interpretation of the right to development as a human right. आपको एक चीज हम बता दें, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या थोड़ा सा पैराग्राफ में ऑब्जेक्टिव में यूपीएससी के जो पुराने क्वेश्चन, उनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और नोट करके जब आप उनका एक शॉर्ट नोट्स टाइप बनाइएगा, आप अगर आगे अगर जो सब्जेक्टिव आंसर है ना उसमें लिखिएगा तो ये बहुत मदद मिलेगा। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया इसका, बताओ तो। हाँ, मतलब कि ये दोनों क्या है, फैक्चुअली करेक्ट है, और ये उसका क्या हो जाता है, एक्सप्लेनेशन होता है। इसका तरीका यही होता है बनाने का कि पहले सेपरेटली दोनों स्टेटमेंट को आप लोग पढ़िए, क्या ये तथ्य के रूप में सही है, फिर इसको आप इवेलुएट कीजिए, क्या ये सही है, और अगर सही है तो क्या ये इसकी व्याख्या करता है, अगर कर रहा है तो। ठीक है, बताइए। Right to information. Which one of the following is a human right as well as fundamental right under Constitution of India? तो Constitution of India में right to information है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत राइट टू वर्क है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत राइट टू हाउसिंग है, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है। अब बाकी जो हैं ये ह्यूमन राइट्स हो गए, इनको नोट कीजिए कि एक मानव होने के नाते, जैसे कि यूएन का जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राइट टू वर्क किसमें है, किस आर्टिकल में, ये क्या हो गया, डीपीएसपी। और राइट टू इंफॉर्मेशन किससे डिराइव है, सूचना का अधिकार। नहीं, वो तो एक्ट है, लेकिन किस फंडामेंटल राइट से आप डिराइव करते हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी आप आर्टिकल 21 से करते हैं। मीडिया को जो अधिकार मिलता है वो कहाँ से मिलता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आपका अनुच्छेद 19 में आपको जो मिलता है। और प्रियम्बल में भी वो क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, है ना, ये दिया हुआ है ना उसमें, आपको अभिव्यक्त करने की आजादी होती है। घर, राइट टू हाउसिंग, ये सब क्या है, मानव होने के नाते आपको अधिकार। जैसे कि बेसिक कम्युनिटीज क्या होता है, फूड, क्लोथ, शेल्टर। चलिए नेक्स्ट।
बनाइए इसको। Article 30 of the Constitution of India does not define the term minorities. The Constitution recognizes only linguistic and religious minorities. सही है, माइनॉरिटीज को डिफाइन नहीं किया गया, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज को ये डिफाइन किया गया। तो दोनों जो है ये सही है, लेकिन क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है इसको? हाँ, तो ये फैक्चुअली क्या हो गया आपका, ये सही है ना? ए एंड आर ट्रू। हाँ, ये बनाइए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस only religious minorities, only linguistic minorities, religious and linguistic minorities, religious, linguistic and ethnic minorities. बताइए। हाँ, लिंग्विस्टिक और तभी तो रिलीजियस पर्पस के लिए या फिर लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के ग्राउंड पे, अगर जब स्पेशल फंड जैसे कि कोई माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस भी बना, जैसे आप ऐसे समझिए कि जो क्रिश्चियन कॉलेज होते हैं, अगर स्टेट की फंडिंग्स है उसमें, स्टेट उसमें फंड्स दे रहा है, तो आप इस ग्राउंड पे दूसरे को नहीं हटा सकते हैं कि इनका एडमिशन हम नहीं करें, है ना? जैसे बहुत सारे आप देखिए, जैसे इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग भी इसमें पढ़ते हैं, है ना? जामिया मिलिया जो हो गया उसमें ही पढ़ते हैं। आपको क्रिश्चियन कॉलेज बहुत सारे कॉलेजेस हैं उसमें भी, हाँ बीएचयू भी है। तो बीएचयू तो इसमें है, वो ऐसा वो नहीं करे, वो नाम है केवल। हाँ हाँ, वो बनारस, हाँ वैसे नहीं है। जैसे ये, जैसे कि आपका जो जामिया मिलिया या इस तरह से जो स्थापित किया गया, या क्रिश्चियन जो है वो, तो इसमें आप अगर स्टेट की फंड्स अगर लगा हुआ है, स्टेट का फंडिंग लगा, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप उसमें अदर्स को आप जो है, नहीं तो वायलेशन हो जाएगा ना, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ ये बताइए। Under provisions of Act of 1992, which religious communities have been recognized as minorities by the, कौन कौन से हैं इसमें? हम्म, सिख और बुद्धिस्ट नहीं है। हम्म, सिख ज्यादा है। हम्म, जैन है कि नहीं? हम्म, जैन को बाद में जोड़ा गया, जैन 1 to 4 आंसर है इसका। हाँ, तो ये 92 वाला है ना? ये बताइए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे। नो सिटीजन, इसको नोट कीजिए, लगे यार। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste, language, or any of them. This provision is contained in which of the following articles of the Constitution? बताइए। हम्म, 16 इसलिए नहीं होगा कि उसमें लैंग्वेज है ही नहीं है।
28 क्या कहता है? नहीं सोचिए थोड़ा सा, क्योंकि फैक्चुअल चीज है, इसको नोट करो पहले सब कुछ आप लोग। आर्टिकल 30 टाइप कीजिए तो। इतना महंगा महंगा मोबाइल रखे हुए हैं, स्मार्टफोन इंटरनेट के साथ हैं, अब फैक्चुअल चीज गलत होगा तो क्या मतलब हुआ? सब वीडियो आता है, सब लोग सर्वोदय आईएएस का ऐप जो है डाउनलोड किए हुए हैं आप लोग हैं, कोई वीडियो पीछे वाला नहीं देखता है। कॉपी भी है, उसमें भी है, सब ये नोट करवाए हैं। ये पढ़िए 7 नंबर, ये किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा संचालित, नागरिकों को कौन कौन से अधिकार है? 15, 16, 29, 30। तो आप अगर क्वेश्चन के लैंग्वेज से भी कुछ ऑप्शंस निगेट कर सकते हैं, जैसे सब, एक सेकंड बता रहा, नो सिटीजन, तो नो सिटीजन तो केवल नागरिकों के विषय में बात कर रहा है, तो इसमें से कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो नागरिकों के अलावे दूसरे लोगों को भी मिल रहा है? 28 है, 30 देखे कि नहीं क्या? फिर गारंटी, आर्टिकल 30 का लैंग्वेज हमको बताइए। पूरा पढ़िए, हमको हेडिंग नहीं चाहिए। किसमें? बस इतना ही है, हाल है। 30 हमको नहीं मालूम है, तब फिर तो हम कुछ वजह से ना बोलना कि पढ़िए। मिला आर्टिकल 30, तो पढ़िए उसको, बोलिए। हाँ, 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 आर्टिकल 30 का लैंग्वेज पढ़िए, द स्टेट शैल नॉट। हम्म, हाँ, और उसमें क्या है? अच्छा अब एक चीज बताइए, 29 क्या है? 29 पढ़िए तो। हाँ, हाँ, क्या मतलब हुआ? कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, हाँ उसमें बच, है क्या? हाँ, रुकिए, आप समझ में आ रहा है हम क्यों बोले और क्यों इसको लिखने के लिए कह रहे हैं? तो फिर ये हम कितनी बार बताएं आप लोग को कि रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज फर्स्ट में बोले थे तो कहाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है? भाई कोई कह देगा 30, कोई कह रहा है 28, कोई कह रहा है, ऐसे थोड़ी है।
आप उस चीज को मत देखिए कि क्या सही है, अब ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये अगर छूट रहा है, गलत हो रहा है, तो इट इज ए क्राइम। इस चैप्टर के क्वेश्चंस अगर इस तरह गलत हो रहे हैं तो ये क्या, ये अपराध की श्रेणी में आएगा, तो इसको समझ लीजिए। समझ में आ रहा है? नागरिकों को, तो जो नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए बताइए? 15, 16। तो आप देखिए, अब इसमें समझिए, 15, 16, 29, 30। तो अब जो 28 जो लोग बोल रहा है, ये तो ऐसे ही बाहर हो गया। दूसरी बात कि जो ओनली किस ग्राउंड पे, रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज है, ये ग्राउंड ही नहीं होता है 16 में, ये 16 भी ऐसे ही का बाहर हो गया। हमको कुछ नहीं आ रहा है, इसके बाद भी हम एप्टीट्यूड, जिसको कहते हैं ना दिमाग, इसका इस्तेमाल करके कॉमन सेंस से कैसे आंसर निकाल लेंगे? भाई 16 हम इतना दिन से पढ़ रहे हैं, 16 में ये ग्राउंड होता ही नहीं है, लैंग्वेज उसमें कहाँ आता है 16 में, नहीं आएगा, तो ये होगा ही नहीं। 28 जो है, चूंकि यहाँ सिटीजन वर्ड है इसलिए ये नहीं होगा। अब हमको कंफ्यूजन क्या हो सकता है 30 में और 29 में, यही तो है। तो 29 और 30, इसीलिए आपको हम बोले कि इसको हूबहू इसको लिखिए पहले। ये 29 का क्या है, क्लॉज 2 है कि, अब इसको फिर से पढ़िए, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them। यहाँ पे हिंदी में आइए, किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति और भाषा, इसी भाषा को अनुच्छेद 12 में या 15 में और 16 में इंसर्ट करके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ये हम आपको कुछ नहीं तो 50 बार बताए होंगे, इसीलिए ध्यान में रखिए। क्लियर हो गया? ये अब नहीं गलती होगा ना, इसको नोट कर लीजिए, यही लैंग्वेज है। एक एक वर्ड, ये इस सब चैप्टर का क्वेश्चन आएगा ना, इसका छूटना भी नहीं चाहिए गलत वर्ड। इसको नोट किया कि नहीं? तो क्या इसमें क्वेश्चन का क्या टेक अवे है बताओ तो, क्या इसमें से क्या सीखा आपने? बोलो, इसका क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का, 7 नंबर क्वेश्चन का? हाँ, कहाँ कहाँ, कौन सा सेक्शन सा, मतलब कौन सा, जो ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो मेंटेन किसके द्वारा हो, जो राज्य निधि से संचालित हो, मतलब स्टेट उसमें फंड दे रहा हो उसमें। ठीक है, तो उसमें क्या क्या ग्राउंड हो सकता है, धर्म, और क्या है, मूल, वंश, जाति और भाषा। ठीक है, ये अनुच्छेद। और ये क्या है 16 बताओ तो? भाषा कहाँ से आ गया 16 में? आर्टिकल 16 क्या है? स्टेट कोई विभेदकारी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी नहीं बनाएगा, किस ग्राउंड पे? है ना? ठीक है, चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होगा? ईयर और 42nd 76 है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? देखिए, इसको जो ऑप्शंस हैं इसके हिसाब से जो है, राइट्स नहीं है, लीगल नहीं है, क्या मतलब हो गया?
राइट्स नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी अधिकार तो है ही है, फंडामेंटल राइट। देखिए इस चीज को समझ लीजिए थोड़ा सा, राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब वहां से हटा के किस आर्टिकल में डाल दिया गया ये। तो ये इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये क्या है, संवैधानिक अधिकार है। ध्यान देने वाली बात ये है कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है आपका एक तरह का कानून, इसलिए लीगल राइट में भी इसको ये हम लोग आंसर, यहाँ आपको ये ध्यान देने की बात है कि ऑप्शंस कैसा है, इस हिसाब से कई जगह ऑप्शंस में केवल लीगल राइट अगर आ जाए तो आपको वहां पे ऑप्ट कर देना है, बट इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, है ना। फंडामेंटल राइट में क्या होता है, एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, लेकिन स्पेशल स्टेटस है क्योंकि एक स्पेशल पार्ट थर्ड ये आपका चैप्टर है ना। तो इस हिसाब से ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन जो अवेलेबल ऑप्शंस है उसके हिसाब से आपको क्या है, लीगल राइट अवेलेबल टू, हाँ जैसे कि इसमें क्या है कि प्रॉपर्टी अगर बाहर की बहुत सारी एमएनसीज यहाँ पे, तो फंडामेंटल राइट तो ये है ही नहीं है। तो अब क्योंकि ये ऑप्शन भी आपको दिया गया है कि नाइदर फंडामेंटल नॉर लीगल राइट, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी उसको कह सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आंसर ये भी दिया हो लीगल राइट्स अगर, तो आप लोग उसको लेके बहुत ज्यादा, तो आपको ऑप्शंस पे ध्यान देके आंसर इसका करना, इस चीज को ध्यान में रखिए। बहुत सारे एग्जाम्स में केवल राइट टू ये प्रॉपर्टी जो है इट इज ए लीगल राइट करके उसमें आप देखिएगा कि ऑप्शन ये मतलब पहले ये ऐसा इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, फिर इसी से आधारित इस क्वेश्चन को लोगों ने सुधार भी किया और ये दिया कि नहीं ये लीगल एंड इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बिकॉज इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये राइट तो है ही है, लेकिन आप दूसरे तरफ देखिएगा तो ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है, ठीक है ना। तो आपके फंडामेंटल राइट भी क्या होते हैं, एक तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, क्योंकि ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इनको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है कि इन अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाए तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में, जबकि राइट टू प्रॉपर्टी के केस में ये नहीं संभव। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी या फिर उससे संबंधित कोई भी अगर कोई परेशानी है तो आप नहीं उसमें जा सकते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ ये बनाइए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोनों फैक्चुअली सही है और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको नोट कीजिए दोनों स्टेटमेंट। ये इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए उसको नोट कर लीजिए, याद भी रहेगा और फैक्चुअली जो है। ठीक है हो गया, एंड इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट फंडामेंटल राइट। चलिए इसमें क्या है नेक्स्ट, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट इश्यूज ए रिट्स टू ए पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी इट इज कॉल्ड, बताइए। हाँ हैबेस कॉर्पस क्या होता है, टू हैव द बॉडी, अगर मान लीजिए आप लोग अनलॉफुली किसी को डिटेन किए हैं, है ना, लॉफुल डिटेंशन नहीं, अनलॉफुली किसी को डिटेन किए हैं तो टू हैव द बॉडी, और इंडिविजुअल किसी व्यक्तिगत तौर पे या किसी संस्था,
उसके अगेंस्ट में भी ये क्या किया था, ये इशू किया जा सकता है हैबियस कॉर्पस, है ना। और किसी इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे उपयोगी कुछ होता है तो क्या होता है, हैबियस कॉर्पस, तो वो तो है। को वारंटो विथ व्हाट अथॉरिटी यू आर और इंस्टीट्यूशन टू परफॉर्म, तो ये क्या हुआ, एक तरह से कमांड कर रहा है, टू ऑर्डर ये कर रहा है, ठीक है, कोई परम आदेश मैंडमस। ये बताइए, नॉट करेक्टली मैच्ड, टू हैव द बॉडी हैबियस कॉर्पस सही है, वी कमांड और वी ऑर्डर मैंडमस ये भी सही है। प्रोहिबिशन का मतलब टू प्रोहिबिट, को वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, तो सी जो है वो गलत है। और सर्टियोररी जो है वो सर्टिफाई करता है, या क्वेस करना अगर किसी भी चीज। हाँ हाँ, ये नोट कर लीजिए, है हाँ ठीक तो है। किसी निकाय का होना कहने का मतलब कि बॉडी को वो ये अनुवाद किया है तो निकाय, किसी संस्था किसी व्यक्ति मतलब उसका ये क्या है। और हिंदी क्या हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, निषेध, अधिकार परीक्षा, ये सब खतरनाक वाला हिंदी है। हाँ वो हैबियस कॉर्पस, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, डीएम नहीं, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट है जो जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट जो है उसको, 5 तरह के ये रिट है, रिट मतलब होता है रिटन ऑर्डर, लिखित आदेश, ठीक है। तो अब 5 तरह के ये रिट है, उसमें एक हैबियस कॉर्पस हो गया। तो अब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप क्या किए हैं, डिटेन किए हैं, है ना, तो अनलॉफुली मतलब कानून के तहत नहीं, आप ऐसे ही जैसे मान लीजिए पुलिस आई और इनको पकड़ के लेके चली, तो हैबियस कॉर्पस यहाँ चाहे तो एक एडीएम जबलपुर वर्क से केस है, या उसको हैबियस कॉर्पस केस में देगा। प्रोहिबिट करना, मना करना, ये जैसे कि प्रोसेस में। को वारंटो विथ व्हाट अथॉरिटी, आपकी क्या अथॉरिटी है। हो गया, नेक्स्ट बनाइए, बहुत इजी है। हम्म, क्या क्या है वो, हार्ट एंड और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हम्म, ठीक है, चलिए, तो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज ऑल्सो नोन एज पोस्टमार्टम, बताइए। है को वारंटो, यही अधिकार परीक्षा जो आप कह रहे हैं। पोस्टमार्टम का क्या मतलब होता है? ये हमको लग रहा है कि किसी चीज को बारीकी से देखना उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। हैं, पोस्टमार्टम समझ रहे हैं ना, वही होता है, तो उसको इतना डिफाइन क्या करना है, सब कोई समझ रहा है पोस्टमार्टम क्या होता है, कि भाई अब जो हो गया सो हो गया, अब उसका चीर फाड़ काहे कर रहे हो। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि मैच जिसको जीतना था जीत गए, अब क्या बोल रहे हो कि भाई ये गलती करता तो वो नहीं, तो वो बॉलर लाता तो इसको बैटिंग, इसको क्या बोलते हैं, जो नॉर्मली जो एनालिटिकल पार्ट होता है, जो कोई मान लीजिए उसका रिजल्ट निकल गया एग्जाम का। बीपीएससी का ये क्वेश्चन भी है पहले का, अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखिएगा। है क्या, सर्टियोररी उत्प्रेषण, काम क्या है, रीट है, टू सर्टिफाइड जिसको कहते हैं,
तो इसमें ये है कि जैसे प्रोहिबिशन और सर्टियोरिटी में समझ लीजिए, क्वेश करना है किसी को, कोई ऑर्डर मान लीजिए कि निचली कोई अदालत है, उसने कोई ऑर्डर दिया, उसको क्वेश करना है, ये काम जो है सर्टियोरिटी का है। प्रोहिबिशन अभी प्रोसेस में ही है, टू प्रोहिबिट, उसको रोक दिया गया जिससे को वारंटों की आपकी अथॉरिटी क्या है, जैसे मान लीजिए आप किस अधिकार से आप जो है ये कर रहे हैं, यही पोस्टमार्टम होगा। हाँ, आप जैसे किस अधिकार क्षेत्र से, मान लीजिए कि आप डीएम पटना है, ऑर्डर दे दिए कि भाई जो आदमी जहानाबाद में है उसको जो है उसके खिलाफ आपका आदेश, आपका क्षेत्र ही नहीं है, तो विथ व्हाट अथॉरिटी यू आर इशूइंग द ऑर्डर, या अंडर जिसको कहते हैं कि रेट करके, मान लीजिए आपका अधिकार है, आप उससे जो है नीचे, है ना। चलिए। हम्म हम्म Which one of the following writs can be issued by a high court to secure the liberty of, हाँ ठीक है, वेरी गुड, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबेस कॉर्पस, यही अभी थोड़ी देर पहले हम बता भी रहे थे। और ये हाई कोर्ट वर्ड इसमें दिया हुआ है, ये किस आर्टिकल के तहत होगा? ठीक है, और आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आगे अब इस चीज को और समझिए कि इन दोनों में किसका जो है स्कोप वाइडर होता है। हुँ? जैसे जो रिट इशू करने का इशू रिट है ना, तो स्कोप जो है वाइडर जो है वो हाई कोर्ट का है। इसका मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट जो है केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन में ही नहीं इशू कर सकता, अदर चीज, जबकि आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन में कर सकता है। ना समझ में, ये अदर चीजों के लिए भी ये कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसका पावर ज्यादा हो गया, इसका स्कोप ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा है? जैसे एक चीज समझिए, पहले समझिए, पहले जैसे समझ लीजिए इस चीज को, हम समझ रहे हैं, इसको समझिए पहले। जैसे कोई लड़का मान लीजिए कि ग्रेजुएट है, बीए, कोई बीकॉम है, कोई बीएससी है, कोई बीटेक है, कोई बीसीए है। अब स्कोप वर्ड का मतलब अब यहाँ आप समझ लीजिए, समझ में आ रहा है? सारे लोग इक्विवेलेंट है, बैचलर डिग्री है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी जो प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे उसमें क्या है, स्कोप ज्यादा है, ये कहने का मतलब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो नॉलेजेबल ज्यादा हो गया या फिर क्या, है बस में ये स्कोप की बात है। समझ रहे हैं इस चीज को कि भाई ये नहीं, वो सारे काम ये भी करेंगे, भाई एलिजिबिलिटी जो है जहाँ तक है ये वहाँ, यही बात कहा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पावरफुल हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पावर को लेके है, पावर जहां तक हो, ये वाइडर क्या है, स्कोप है। स्कोप जो है तब भी प्राइम मिनिस्टर के पास ही ज्यादा होगा, क्योंकि आप लोग जाने कि हाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, हाँ उसका कोई औचित्य ही नहीं है, अगर पीएम कुछ नहीं करेगा, पीएम सुबह उठेगा और रिजाइन करके चला जाएगा। ठीक है, 13 क्या है? थर्टीन में 4 क्लॉज हैं,
इसमें लॉ का भी डेफिनेशन आता है, 12 में स्टेट का डेफिनेशन आता है, 13 क्लॉज 4 बताता है कि 368 के अंतर्गत जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को नहीं माना जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सा है? नॉन सिटीजन गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तुरंत रिएक्ट कीजिए क्या, 15, 16, 19, 29, 30, इसको क्या करना है, इसको छाट देना है, इसके अलावे और जो है कौन सा होगा, ये अवेलेबल है। हाँ, इसको छोड़ के बाकी सब है। फ्रीडम टू स्पीच 19 हो गया, ये भी 19 हो गया, ये एक्वायर प्रॉपर्टीज में है नहीं। बताइए बेसिक स्ट्रक्चर किसमें बताया गया था? केशवानंद भारती के। ठीक है, ये बताइए टाइप कीजिए, ये सब क्यों भूल रहे हैं आप? शायद के लिए कोई जगह नहीं होता है। देखो इस पर नोट करो तो टाइप करके, उन्नी कृष्णन वर्सेज आंध्र प्रदेश, गोविंद वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। क्या? हाँ, परमानंद टाटरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, चमेली सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ इंडिया, उन्नी कृष्णन वर्सेज आंध्र प्रदेश। ईयर कौन सा है? ईयर कौन सा है? कौन सा ईयर है? इसको नोट कीजिए, द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। यही जो चीज नया मिले फैक्चुअली तुरंत उसको डायरी में नोट कीजिए, नोटबुक में, तब जाके इस तरह के जो क्लासेस है ना उसका फायदा आपको मिलेगा। हैं? क्या सही हो जाना, तो इसको ये तो वही ना बात हो गई कि आप तुक्का जो लगा रहे हैं वो नहीं लगाना है ना अभी। वो तो लास्ट में जब आप कई कर जाइएगा ना तो ऑटोमेटिक आप मतलब जज कर लीजिएगा कि इसका ये आंसर है। यही नोट्स बनाने का भी तरीका होता है। जैसे आप एक नॉर्मल एक नोट्स बनाए होंगे फंडामेंटल राइट्स का, जो क्वेश्चंस नए आ रहे हैं उसके या फिर जो जो फैक्चुअल चीज है उसको वहीं पे ऐड कर दीजिए। तो आपका स्कोप और डोमेन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और 4 लेटर होगा उसको बस टाइप कर लेना है भाई, इस तरह से तो देखना एआई आएगा तो आदमी और आलसी हो जाएगा। हाँ, हो गया है। हाँ, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन द फेमस मंडल केस, हाँ इसको देखिए समझिए इसको पहले। प्रसिद्ध मंडल केस में अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 के दायरे और सीमा जो पिछड़े वर्गों के पक्ष में नौकरियों के आरक्षण का प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गहन जांच की गई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निम्नलिखित निर्णय कौन से हैं? बताइए। हम्म, पहला सही है कि गलत है? हम्म, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। हैं? ये किसके ईडब्ल्यूएस उस समय बना था क्या? हैं? हाँ, और सेकंड तो सही है, और थर्ड, थर्ड भी सही है।
हाँ, ठीक है। इंदिरा सोनी केस। हम्म, ये भी वही था, इसी को मंडल केस बोलते हैं। हैं? क्या? हाँ हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि एक गलत है। माइटी टू में उस समय कैंसिल कर दिया था। बिल्कुल एकदम सही। हाँ बिल्कुल, देखिए हुआ क्या है। तो इसमें जो आया, जो लाया गया, या एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, ईडब्ल्यूएस जो लाया गया। तो क्योंकि इकोनॉमिक ग्राउंड पे इंडिया में रिजर्वेशन होता ही नहीं, सोशल ग्राउंड पे। तो इस बार जो लाया गया यह एक नया कि भाई आर्थिक, इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन के लोग हैं, इसलिए वो लेके आया। तो संविधान में क्या किया गया, संशोधन किया गया। और दूसरी बात कि इसमें जो रखा गया, इसमें सभी वर्गों के लोगों को रखा गया। इस 10% में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी जिनको आरक्षण की सुविधा नहीं मिली। तो जैसे कि जनरल कैटेगरी का मतलब ये हो गया कि जैसे कि जिसकी कोई कैटेगरी नहीं है वो भी तो जनरल है ना। मान लीजिए कि हम ओबीसी में भी नहीं आते हैं, एससी एसटी में भी नहीं आते, आई बात समझ में। तो वो सारे लोग तो जनरल कैटेगरी क्या बना, कि जो लोग इस कैटेगरी में नहीं है वो सारे लोग जनरल। जैसे कि इसी, बिल्कुल कह सकते हैं, यही इस पर बहस भी हुई थी। जैसे इसी स्टेट में अगर आप ओबीसी हैं, तो इस स्टेट में अगर आप बगल के स्टेट यूपी में जाइएगा, तो वहां के लिए आप क्या हो जाते हैं, है ना समझ में। तो लेकिन जैसे कि आप यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई भी अगर रोजगार होता है, तो उसमें आप क्या होते हैं, उसमें आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में कोई अगर ओबीसी कैटेगरी है और दूसरे स्टेट में हो जा रहा है, तो वो किस कैटेगरी में हो जाता है, जनरल कैटेगरी में। लेकिन अगर वही यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन अगर कोई एग्जाम ले रहा है, तो उस केस में वो क्या हो जाता है, वो ओबीसी में आ जाता है, चाहे वो यूपी का भी हो चाहे यहाँ का भी हो। तो हाँ हाँ हाँ, किसमें, ये ओबीसी के बारे में बात हो रही है। हाँ, तो शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो स्टेट के रूप में नहीं ना डिफाइंड हो जाएगा वो। हाँ 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 हाँ। और भी बहुत सारे क्लासेस, जैसे जैसे ये स्टेट में क्या, BC1 BC2 EBC, तो ये स्टेट चाहे तो यहाँ अपने यहाँ कर सकता है। इसीलिए 16 क्लॉज 4 को क्या बोला जाता है, इट इज एन इनेबलिंग क्लॉज। हाँ हाँ, जनरल, दूसरे स्टेट, यही इसमें होता था। इसमें बहुत सा जो है, इसीलिए इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए। जैसे कोई भी पॉलिसी, उसका ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव इतना बढ़िया था, जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि वैसे लोग जो सोसाइटी के जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, या फिर ऐसे लोग जो लोग मुख्य धारा में नहीं है, इनको लाया जाए। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन जब आपका लिखा गया या उसके बाद जब बना, तो क्योंकि यहाँ पे अगर जो पिछड़ापन जो देखा गया, तो किसके लिए, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग थे, इस चीज को समझिए, सामाजिक तौर पे और शैक्षणिक दृष्टि से। तो अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब बहुत ज्यादा समय गुजरता गया, तो लोग ये भी देखा गया कि अब जैसे एक गल्फ भी बनता गया। गल्फ इन सेंस कि जैसे कि आप देखिएगा कि जैसे जैसे कि रिच विल बिकम रिचर, पुअर विल बिकम पुअरर। तो आप देखिएगा कि अदर जो जगह के लोग हैं, उनमें भी बहुत सारे लोग अब आर्थिक तौर पे आपको देना पड़ा, ईडब्ल्यूएस के तौर पे। अब उसमें इसका एक स्पष्ट था सुप्रीम कोर्ट का मंतव्य कि भाई 50% इससे ज्यादा जो है ये नहीं होना चाहिए। स्टेट लाइक तमिलनाडु या और भी कुछ स्टेट्स हैं, उसमें क्या है कि उसको जो है उस
को, मतलब बार को आगे बढ़ा के वो 65% तक को लेगी। कि भाई सबको इन्वॉल्व करना है ना। जैसे आप महिलाओं के केस में देख लीजिए कि जैसे एक महिला रिजर्वेशन जो बिल अगर है, तो उसमें क्या है, ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर कास्ट। भाई महिलाएं तो महिलाएं हैं, है बस समझ में। अब उसमें भी है कि अब महिलाओं में भी क्या, रिलीजन के ग्राउंड पे, कास्ट तो रिलीजन के ग्राउंड पर नहीं है, किसके वजह पे, ये सोशली और बैकवर्ड। तो अब ये बताया जा रहा है कि जी जितनी महिलाएं हैं ये सब वंचित, डिप्राइव सेक्शन। तभी तो जैसे कि महिला रिजर्वेशन जो बिल जो है ना, इसके विषय में भी कि भाई इसको भी ये लेना, अभी जैसे आपको एक क्वेश्चन भी आया था कि सेंसस में क्या देखा है। तो ये सब बहुत जटिल है, इसको इम्प्लीमेंट करना ना, या इसके लिए पूरा जो मैकेनिज्म है, इसके बाद भी आप देखिएगा कि कई लोगों को नहीं मिल पाता है, इतना होने के बाद भी। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव वाइज देखिए तो कितना बढ़िया जो है ये पॉलिसी, मतलब इसका जो उद्देश्य है वो बहुत सही है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर डेटा बेस होना। ठीक है, क्लियर हो गए। ये बनाइए फंडामेंटल राइट्स, क्रोनोलॉजी इसकी सजा देंगे, ये बना दीजिए तो समझ जाए। हाँ तो बनाने ही के लिए ना कह रहे हैं, है? एकदम कंप्लीट गलत। एक उसमें वो चिल्ला रहा है कि भाई आई एम द आंसर, हमको रिकॉग्नाइज कीजिए। हैं? डी, डी, क्या बात है, सबसे लास्ट इसमें कौन सा है, गोलकनाथ सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट है मिनरवा मिल्स। मिनरवा मिल्स क्या केस बताया था, 845 द डिसीजन ऑफ केशवानंद भारती केस, हम बताए थे ना। केशवानंद भारती केस कब है, 1973। ये कब का है, ये उसके बाद का, ये 1980 का है। 1978 में इनका गांधी के, तो सबसे लास्ट में कौन हो गया, ये सी। बस यही सी को निकालिए और बाकी आंसर है। सबसे पुराना ये के गोपालन जो थे, ये कम्युनिस्ट लीडर थे। हाँ, उसके बाद से ये क्या हो जाएगा फिर आपका, ये गोलकनाथ केशवानंद 73 मालूम। ये बनाइए। दोनों सही है, प्रेफरेंस इसमें ये दिया था इसके ऊपर। फिर बाद में प्रेजेंट पोजीशन है कि कोई सुपरसीड नहीं कर रहा है, ये प्रिंसिपल ऑफ हारमोनियस जो है ये बनाया गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट दोनों क्या हो गए, एक दोनों में एक हारमोनी होना चाहिए। ऐसी कोई पॉलिसी आप नहीं बना सकते हैं कि फंडामेंटल राइट किसी का वायलेट हो। बनाइए। सही है। हाँ, 23 क्या है, सही है। अब आप लोग यानी ये बेगारी से है कि पोल्यूशन से है? हाँ,
तो अभी तब से वही बात है कि 23 पड़ जा रहा है, ये किस में आएगा? इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट 21 में आएगा। If such an environment is endangered, the citizens have right to invoke Article 334 of the Constitution of removing pollution. क्या है? दोनों गलत होगा, है कि नहीं? बाकी ये तीन किस्में बताओ तो, ये बताओ तो, बोलो, रुको, आप लोग बताइए, ये किसमें है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार किसमें है? सोचो थोड़ा। हाँ, वेरी गुड। और ये? वेरी गुड। ये बताओ। लिबर्टी? नहीं, लिबर्टी ये देखो, स्वतंत्रता का अधिकार। गिनती गिन दो, 21, 22, 23। 15 क्या है? 16, 17, 18, 19 क्या है? 19 बताओ तो। हाँ, हाँ, वही तो पूछ रहे हैं। ठीक है, सब रिवीजन करते रहे। क्या? तो राइट नहीं ना है, प्रियम्बल में लिबर्टी ऑफ थॉट है, तो लिबर्टी ऑफ थॉट जो है, या तो आप अधिकार के रूप में दे दीजिए, या तो आप उस पर कोई पॉलिसी बना दीजिए, या तो आप ड्यूटी। हाँ, तो वो तो है ही है, कहाँ हम आपकी बात काट रहे हैं, ये अधिकार की बात है ना। ये तो बताइए। बाकी सब है। चलिए, मतलब कि आपको जेंडर के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है। रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, तो मतलब विभेदकारी नीति जो है। Which one of the following is not among the six fundamental rights provided by the Constitution of India? ये बताइए। ये तो बहुत इजी है। विदेशियों को नहीं है, 15, 16, 19, 29, 30। हाँ, ऐसे भी लाइफ तो इन लोग को मिला ही है, और ये मिला है, 2 और 4 को हटाइए, 1 और 3 आपका आंसर हो गया। बताइए। सारा क्वेश्चन बस उतना ही से याद बन जा रहा है ना, 15, 16, 19, 29। बी, राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट। राइट्स, राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मेल विदाउट शैडोज। ऐसे भी ये चैप्टर कौन सा है? तो क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा होगा? ये बताइए।
ये आंसर इसको नोट कर लीजिए आपको, ये यूपीएससी का क्वेश्चन। बताइएगा, हम तब तक बता देते हैं। इसको नोट्स में लिखवाए हुए हैं ये सेंटेंस। राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज। ठीक है, मतलब बिना ड्यूटीज के राइट का कोई मतलब नहीं है। और हकीकत ये है कि सबको अपना अधिकार पता है, लेकिन कर्तव्य लोग भूल रहे हैं। ठीक है, ये बताइए सेवा का अधिकार। देखिए, चेक कीजिए कहाँ से है, गेस कीजिए, चेक कीजिए। हाँ, ब्रिटेन भी नहीं होगा, नहीं ऐसे ही बस करते रहिए, ये नहीं होगा वो नहीं होगा तो होगा कौन? बताइए। हम्म, ब्रिटेन कैसे? यूएस क्यों नहीं है? राइट टू सर्विस ओरिजिनेटेड इन ग्रेट ब्रिटेन। इसको नोट कीजिए। इसीलिए तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। उसमें एक लिस्ट भी दिया होगा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। हम्म, ठीक है। चलिए वो देखिए, नॉट करेक्टली मैच। नॉट करेक्टली मैच, ये ध्यान दीजिएगा। हम्म, बी क्या होगा? बी 23 की जगह। हाँ, और 20 क्या है? डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एक्स पोस्ट फैक्टो द लॉ, है ना? कि दो बार एक ही कोई कृत्य है उसके लिए अपराध किया, उसके लिए आपको सजा नहीं मिलेगी। और ये 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन? कौन सा सही है? हम्म, आरटीआई एक्ट 2005, तो एक स्टैट्यूट, एक कानून बना के दिया गया। गुड, ये बताइए। ये स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, ओनली वन। ये अगेन जो यूपीएससी का क्वेश्चन है, बताइए। सब है, तीनों, इसको नोट कीजिए। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चंस बनाइएगा ना, तो इसका बहुत लाभ मिलेगा आपको। जो जैसे मिले क्वेश्चन को एनालाइज लोग नहीं करता है। तो कई लोग बहुत सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा, टेस्ट बनाएगा, पेपर बनाएगा, ABCD कर लिया। लेकिन आप जब तक ये देखिए कि क्यों आपका सही हो रहा है, गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, और फिर तुरंत उसके चैप्टर्स को फिर से पढ़िए।
ठीक है। इसीलिए फूड सिक्योरिटी भी आया, एजुकेशन से संबंधित आपका। चले आगे। हो गया। हाँ यही लास्ट में बना। हो गया। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका, कंप्लीट हो गया आपका। ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके। जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। नेक्स्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ क्या, बोलो, कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन छूट गया? हाँ, कुछ पूछना है और? तो इस तरह से इसके क्वेश्चन जो है ना, आप देखिएगा कि ज्यादा जो है, जैसे कि जजमेंट से हो गए, वहां से क्वेश्चंस आएगा, या फिर अदर्स जो है, ये आपको ये